वेलकम बैक टू दुर्गा सर क्लासेस। मैं हूं दुर्गा सर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ एकजुट हुए और कैसे नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और सॉल्ट मार्च जैसे मूवमेंट्स ने पूरे देश को जगा दिया। यहाँ हम महात्मा गांधी, कॉमन पीपल, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स सबका रोल देखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कंसेप्ट्स क्लियर हो, डेट्स और इवेंट्स इजी लगे और बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स का कॉन्फिडेंस आए, तो इस वन शॉट रिवीजन को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए नेशनलिज्म इन इंडिया वन शॉट रिवीजन शुरू करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुर्गा सर क्लासेस के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का इंट्रोडक्शन और समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया, इंट्रो एंड वर्ल्ड वॉर वन इंपैक्ट। मतलब भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इस प्रोसेस को कैसे तेजी दी। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, इंट्रो एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंपैक्ट। पहले मॉडर्न नेशनलिज्म को देखिए। यूरोप में नेशनलिज्म का मतलब था नेशन स्टेट्स और शेयर्ड आइडेंटिटी, लेकिन इंडिया में नेशनलिज्म डायरेक्टली एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश शोषण के खिलाफ संघर्ष ने लोगों में यूनिटी पैदा की। हाँ, अलग अलग क्लासेस ने ऑपरेशन को अलग तरीके से महसूस किया, इसलिए कांग्रेस ने सबको जोड़ने की कोशिश की। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के इफेक्ट्स। 1. इकोनॉमिक क्राइसिस, युद्ध पर बहुत खर्च हुआ, इसलिए वॉर लोन्स लिए गए। 2. टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटी बढ़ी और इनकम टैक्स शुरू हुआ। 3. प्राइस राइज, 1913 से 1918 के बीच दाम लगभग डबल हो गए, लोग बहुत परेशान हुए। 4. रूरल एंगर, गांव के लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया, इससे गुस्सा फैला। आखिर में डबल ब्लो, 1918 टू 1921। एक तरफ फसलों की बर्बादी और फूड शॉर्टेज, दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1921 सेंसस के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोगों की मौत हो गई। ये सब फैक्टर्स मिलकर भारत में राष्ट्रवाद और आजादी के आंदोलन को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। उनकी फिलॉसफी का बेस था ट्रूथ और नॉन वायलेंस। गांधी जी का मानना था कि अगर कॉज सच्चा है और इनजस्टिस के खिलाफ है तो फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं होती। हमें दुश्मन को मारकर नहीं, बल्कि उसके कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा को जगाकर जीतना चाहिए। इसी तरह सत्याग्रह और अहिंसा सबको एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। अब गांधी जी के अर्ली एक्सपेरिमेंट्स 1917 टू 1918। 1. चंपारण बिहार 1917, नील के प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ किसानों का संघर्ष। 2. खेड़ा गुजरात 1917, फसल खराब हुई, प्लेग आया, इसलिए किसानों ने रेवेन्यू रिलैक्सेशन की मांग की। 3. अहमदाबाद गुजरात 1918, कॉटन मिल वर्कर्स के हक के लिए सत्याग्रह। ये सब आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह के पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स थे। बच्चों, लेट्स स्टार्ट नाउ। द रॉलेट एक्ट 1919। स्टूडेंट्स, 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को पावर मिल गई कि वो बिना ट्रायल के 2 साल तक लोगों को जेल में बंद कर सकती थी। इसका मतलब था पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाना। गांधी जी ने इसके विरोध में 6 अप्रैल को हड़ताल का कॉल दिया। हर जगह रैलीज हुईं, रेल और फैक्ट्री स्ट्राइक्स हुए, शॉप्स बंद रहे। लेकिन 10 अप्रैल को पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बैंक्स और रेलवे स्टेशंस पर अटैक्स हुए और पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। यहां कमांड जनरल डायर के हाथ में आ गई। फिर आता है जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी के दिन लोग शांति से मीटिंग कर रहे थे। उन्हें मार्शल लॉ का पता भी नहीं था। जनरल डायर ने एग्जिट्स ब्लॉक करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें 100 लोग मारे गए। उनका एम था लोगों के मन में डर यानी मॉरल इफेक्ट पैदा करना। इसके बाद पूरे पंजाब में स्ट्राइक्स, क्लैशेस और ब्रूटल रिप्रेशन हुआ।
जैसे क्रॉलिंग ऑर्डर्स। इन सब घटनाओं से दुखी होकर गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया। अभी आते हैं नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। स्टूडेंट्स, इस स्टेज पर गांधी जी को लगा कि एक ब्रॉड नेशनल मूवमेंट बनाना जरूरी है, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों यूनाइटेड हों। इसके लिए खिलाफत इशू बहुत इंपॉर्टेंट बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की हार गया और खलीफा पर सख्त ट्रीटी की अफवाह फैली। इसके विरोध में बॉम्बे में मार्च 1919 को खिलाफत कमेटी बनी, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। गांधी जी ने इसको एक मौका माना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का। अब सवाल, नॉन कोऑपरेशन क्यों? गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज 1909 में लिखा था कि ब्रिटिश राज हमारे कोऑपरेशन पर ही टिका हुआ है। अगर हम कोऑपरेशन बंद कर दें तो स्वराज 1 साल में मिल सकता है। इस मूवमेंट के स्टेजेस थे: 1. टाइटल सरेंडर करना। 2. बॉयकॉट, सिविल सर्विसेज, आर्मी, कोर्ट्स, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स का। 3. अगर सरकार दबाव डाले तो आगे चलकर सिविल डिसोबीडियंस। आखिर में इस प्रोग्राम को दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रैंड्स, द टाउन्स। स्टूडेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरुआत जनवरी 1921 में हुई, जिसमें मेनली मिडिल क्लास ने एक्टिव पार्टिसिपेशन की। एक्शंस देखिए। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दिए, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, काउंसिल इलेक्शंस का भी बॉयकॉट हुआ। सिर्फ मद्रास में जस्टिस पार्टी यानी नॉन ब्राह्मण्स ने पार्टिसिपेट किया। इकोनॉमिक इंपैक्ट, सक्सेस। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट हुआ, लिकर शॉप्स पर पिकेटिंग हुई। इसका रिजल्ट ये निकला कि इंपोर्ट्स आधे हो गए। 1921-22 में 102 करोड़ रुपीस से गिरकर 57 करोड़ रह गए। इससे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। मूवमेंट स्लो क्यों पड़ा? पहला, खादी महंगी थी मिल्क क्लॉथ के कंपैरिजन में। दूसरा, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं बने, इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स को वापस गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पड़ा। अभी समझते हैं स्ट्रैंड्स, कंट्री साइड, अवध। स्टूडेंट्स, अवध के रूरल एरियाज में मूवमेंट का लीडर था बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी और पहले इंडेंचर्ड लिबरल रह चुके थे। ये आंदोलन मेनली तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। किसानों की मेन ग्रीवेंसेस थीं बहुत ज्यादा रेंट, जमीन पर कोई सिक्योरिटी नहीं और बेगार यानी जबरदस्ती मुफ्त काम। इसलिए उनकी डिमांड्स और एक्शंस ये थे: रेवेन्यू कम किया जाए, बेगार खत्म हो। साथ ही सोशल बॉयकॉट हुआ, जिसे नाई धोबी बंद कहते हैं। बार्बर्स और वॉशरमैन ने सर्विस देना बंद कर दिया। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बनाई गई, जिसे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने ऑर्गेनाइज किया। फिर 1921 में टर्न आया। तालुकदारों के घरों पर हमले हुए, अनाज लूटा गया। कुछ लीडर्स ने गलत मतलब निकाल लिया और फैला दिया कि गांधी जी ने टैक्स न देने और जमीन बांटने की बात कही है, जिससे मूवमेंट वायलेंट हो गया। अगला टॉपिक, स्ट्रैंड्स, ट्राइबल एरियाज एंड प्लांटेशंस। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट ट्राइबल एरियाज और प्लांटेशंस पर। पहले, ट्राइबल पीजेंट्स, गुदेम हिल्स, आंध्र प्रदेश। इनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स को रिजर्व्ड फॉरेस्ट लॉज के थ्रू छीन लिया गया। इनके लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। वो खुद को स्पेशल पावर्स वाला मानते थे, गांधी जी से प्रेरित थे, खादी पहनते थे, लेकिन अहिंसा के बजाय आर्म्ड स्ट्रगल पर विश्वास करते थे। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया। आखिरकार 1924 में उन्हें पकड़कर एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब प्लांटेशन वर्कर्स, असम। इनके लिए स्वराज का मतलब था फ्रीली घूमना और अपने गांव वापस जाना। लेकिन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 ने उन्हें प्लांटेशंस में बंधक बना दिया। गांधी राज आने की उम्मीद में उन्होंने काम छोड़कर घर जाने की कोशिश की। रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, रेलवे स्ट्राइक के टाइम उन्हें रोका और मारा पीटा। इस तरह अलग अलग रीजन्स में लोगों ने स्वराज को अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से समझा और मूवमेंट से जुड़ गए। अगला कॉन्सेप्ट है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। बच्चों, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ कैसे बढ़ा गया। सबसे पहले फेब 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा की घटना में हिंसा हो गई, इसलिए महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, क्योंकि उनका विश्वास अहिंसा में था। इसके बाद कांग्रेस के अंदर इंटरनल डिबेट शुरू हो गई। एक तरफ थे स्वराज पार्टी, CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो चाहते थे कि काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस जाया जाए।
दूसरी तरफ थे रेडिकल्स, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो कह रहे थे मास एजिटेशन और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल होना चाहिए। फिर आते हैं लेट 1920s के फैक्टर्स। एक, इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1930 के आसपास कृषि के दाम गिर गए, किसान बहुत परेशान हुए। दूसरा, साइमन कमीशन 1928। सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे, इसलिए लोगों ने नारा लगाया, साइमन गो बैक। आखिर में लाहौर कांग्रेस, दिसंबर 1929। यहां पर कांग्रेस ने डिमांड की पूर्ण स्वराज, मतलब फुल इंडिपेंडेंस, और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया। यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन शुरू होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सॉल्ट मार्च। बच्चों, इस स्लाइड में हम सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ रहे हैं, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहले सिंबल समझिए। गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट टैक्स ब्रिटिश रूल का सबसे ओप्रेसिव यानी अत्याचारी चेहरा है, क्योंकि नमक जैसी बेसिक चीज पर भी टैक्स लगाया गया। फिर आता है अल्टीमेटम। गांधी जी ने वाइसरॉय अर्विन को एक लेटर लिखा, जिसमें 11 डिमांड्स रखी गईं, जिसका मेन पॉइंट था सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना। अब बात करते हैं दांडी मार्च की। गांधी जी ने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ यात्रा शुरू की। रूट था साबरमती आश्रम से दांडी तक। टोटल डिस्टेंस था 240 माइल्स, लगभग 10 माइल्स रोज चलते हुए। इस दौरान हजारों लोगों ने गांधी जी को सुना और स्वराज का मतलब समझा। और अब क्लाइमैक्स। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। यहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया, यानी सॉल्ट लॉ तोड़ा। इसी के साथ ऑफिशियली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। लेट अस डिस्कस नाउ सिविल डिसोबीडियंस वर्सेस नॉन कोऑपरेशन। बच्चों, इस स्लाइड में हम दोनों मूवमेंट्स का डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले डिफरेंस, नॉन कोऑपरेशन का मतलब ब्रिटिश सरकार के साथ कोऑपरेशन करना बंद कर देना। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में सिर्फ कोऑपरेशन ही नहीं छोड़ा गया, बल्कि कॉलोनियल लॉज को तोड़ना भी शुरू किया गया, जैसे सॉल्ट लॉ। अब एक्शंस देखिए। लोगों ने नमक बनाना शुरू किया, फॉरेन क्लॉथ का बाइकॉट हुआ और लिकर शॉप्स पर पिकेटिंग हुई। किसानों ने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, और ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट लॉज का उल्लंघन किया। इस पर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत कठोर था। गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेता गिरफ्तार हुए, लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग अरेस्ट हुए। आखिर में मूवमेंट को रोकना पड़ा। 5 मार्च 1931 को गांधी अर्विन पैक्ट हुआ। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन हुई, लेकिन वो फेल रही। इसलिए 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मोमेंटम धीरे धीरे कम हो गया। अब टॉपिक है पार्टिसिपेंट्स, द पेजेंट्री। बच्चों, इस स्लाइड में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किसानों की भूमिका समझेंगे। पहले बात करते हैं रिच पेजेंट्स, जैसे पतीदार्स और जाट्स। ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण उनकी कैश इनकम गिर गई, इसलिए वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। उनका मेन गोल था हाई रेवेन्यू के खिलाफ आंदोलन। लेकिन जब मूवमेंट बिना रेवेन्यू माफी के ही रोक दिया गया, तो ये लोग निराश हो गए और 1932 में दोबारा मूवमेंट ज्वाइन नहीं किया। अब आते हैं पुअर पेजेंट्री पर। ये छोटे किसान और टेनेंट्स थे जो जमीन किराए पर लेते थे। इनकी भी इनकम कम हो गई, इसलिए ये रेंट नहीं दे पा रहे थे। इन्होंने नो रेंट कैंपेन चलाया, लेकिन कांग्रेस ने इनकी मांग को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रिच पेजेंट्स नाराज ना हो जाएं। इस तरह अलग अलग श्रेणियों के किसानों की प्रॉब्लम्स और डिमांड्स अलग अलग थीं। नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिसिपेंट्स, बिजनेस क्लासेस एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। बच्चों, इस स्लाइड में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लासेस और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रोल समझेंगे। पहले बिजनेस क्लासेस। ये लोग चाहते थे कि फॉरेन माल के इंपोर्ट्स कम हो, इसलिए इनकी डिमांड थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स। उन्होंने रुपी स्टर्लिंग रेशियो को कंट्रोल करने की बात की, ताकि विदेशी सामान महंगा हो और इंपोर्ट डिस्करेज हो। 1927 में उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी फिक्की, जिसके लीडर्स थे जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। इनके लिए स्वराज का मतलब था ब्रिटिश की कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन से मुक्ति। बाद में ये लोग सोशलिज्म और मिलिटेंट मूवमेंट से घबराने लगे। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। ज्यादातर जगह पर वर्कर्स ने मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ नागपुर जैसे कुछ सेंटर्स पर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट्स कांग्रेस के करीब थे, इसलिए वर्कर्स के इश्यूज को आगे नहीं बढ़ाया गया। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे रेलवे और डॉक स्ट्राइक्स और टिन माइन वर्कर्स के आंदोलन।
लेकिन ओवरऑल कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड्स को शामिल करने में हेजिटेंट थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट्स नाराज न हो जाएं। चलो अब समझते हैं पार्टिसिपेंट्स विमेन। बच्चों, इस स्लाइड में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं की भूमिका समझेंगे। सबसे पहले स्केल देखिए। इस मूवमेंट की एक खास बात थी विमेन का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। उनकी एक्टिविटीज क्या थी? महिलाओं ने मार्चेस में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की और बहुत सी महिलाएं जेल भी गईं। उनका बैकग्राउंड ज्यादातर शहरी हाई कास्ट परिवारों और गांव के रिच पेजेंट फैमिलीज से था। उनकी मोटिवेशन थी देश सेवा को एक सेक्रेड ड्यूटी यानी पवित्र कर्तव्य समझना। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थीं। इस आंदोलन से महिलाओं की सोशल पोजीशन में कोई रैडिकल बदलाव नहीं आया। गांधी जी का भी यह मानना था कि महिलाओं का मेन ड्यूटी घर, स्वास्थ्य और अच्छी मां बनना है। और कांग्रेस ने भी महिलाओं को ज्यादातर सिंबॉलिक रोल दिया, उन्हें रियल अथॉरिटी पोजीशंस नहीं दी गईं। इस तरह पार्टिसिपेशन बहुत था, लेकिन पावर और डिसीजन मेकिंग में उनकी भूमिका सीमित रही। अगला टॉपिक है लिमिट्स, द दलित्स। बच्चों, इस स्लाइड में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक बड़ी लिमिटेशन यानी दलित्स का इशू समझेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। कांग्रेस ने शुरू में अनटचेबल्स के मुद्दे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सनातनी नाराज ना हो जाएं। अब गांधी जी का स्टैंड देखिए। उन्होंने दलित्स को हरिजन यानी भगवान के बच्चे कहा। उन्होंने टॉयलेट साफ किए और मंदिरों में प्रवेश के लिए सत्याग्रह चलाया। दूसरी तरफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की स्ट्रैटेजी थी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। उन्होंने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ताकि दलित्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुन सकें। 1930 में उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। इस पर क्लैश हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने यूनिटी टूटने के डर से फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। आखिर में सितंबर 1932 में हुआ पूना पैक्ट। इसका रिजल्ट ये था कि दलित्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स तो मिली, लेकिन उनका इलेक्शन जनरल इलेक्टोरेट ही करेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट्स, मुस्लिम्स एंड कंक्लूजन। स्टूडेंट्स, अब हम इस स्लाइड में नेशनल मूवमेंट के लिमिट्स को समझेंगे, स्पेशली मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहला पॉइंट है एलियनेशन। नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बाद कई मुस्लिम्स को कांग्रेस से एलियनेशन यानी दूरी फील होने लगी। उन्हें लगा कि उनकी बात प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट टेंशन का है। कांग्रेस को हिंदू महासभा के साथ जोड़ा जाने लगा, जिसके वजह से कम्युनल राइट्स हुए। इससे हिंदू मुस्लिम रिलेशंस और ज्यादा टेंस हो गए। अब आते हैं नेगोशिएशंस ऑफ 1927 पर। यहां मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ने को तैयार हैं, अगर सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स मिल जाएं और बंगाल पंजाब में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज फेल हो गया, क्योंकि एम.आर. जयकर हिंदू महासभा ने इस प्रपोजल का विरोध किया। अब सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्टेक्स्ट देखिए। इस टाइम पर एक एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन था। मुस्लिम्स को डर था कि उनके माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स मेजॉरिटी के अंडर दब जाएंगे। फाइनली मोहम्मद इकबाल 1930, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जस्टिफाई किया। उनका मानना था कि इंडिया एक रेशियल और रिलीजियस ग्रुप्स का देश है और यूरोपियन डेमोक्रेसी यहां बिना कम्युनल रिकॉग्निशन के काम नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, यहीं से क्लियर होता है कि नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग था, लेकिन यूनिटी के कुछ लिमिट्स भी थे, जो आगे चलकर इंडियन पॉलिटिक्स को डीपली अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये हमारे चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का एक कोर हिस्सा है। आज हम ये समझेंगे कि इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में एक शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी कैसे बनी। वो क्या चीज थी जिसने हमें एक नेशन की तरह बांधा? इसके पीछे दो बड़े फैक्टर्स काम कर रहे थे, हमारे यूनाइटेड स्ट्रगल्स और हमारी कल्चरल प्रोसेसेस। चलिए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, हाउ इज अ नेशन फॉर्म्ड? देखिए, नेशनलिज्म तब स्प्रेड होता है जब लोगों को ये लगने लगे कि वो सब एक ही नेशन का पार्ट हैं। ये तभी मुमकिन है जब वो अपने बीच कोई ऐसी यूनिटी या बंधन ढूंढ लें जो उन्हें एक करे। इसके लिए दो रास्ते अपनाए गए। पहला, यूनाइटेड स्ट्रगल्स, यानी जब हम सब ने मिलकर नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस जैसे मूवमेंट्स में हिस्सा लिया। और दूसरा, कल्चरल प्रोसेसेस, जिसमें हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स और सिंबल्स का यूज करके लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया गया। इन्हीं सब का रिजल्ट था कलेक्टिव बिलोंगिंग।
नेशंस को अक्सर किसी फिगर या इमेज से सिंबलाइज किया जाता है, जैसे जर्मनी के लिए जर्मानिया। इंडिया में 20th सेंचुरी के दौरान हमारी आइडेंटिटी भारत माता की इमेज से जुड़ गई। इसकी शुरुआत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। 1870s में उन्होंने हमारी मदरलैंड के लिए वंदे मातरम हिम लिखा। बाद में उन्होंने इस गीत को अपने फेमस नॉवल आनंद मठ में शामिल किया, जो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में बहुत गाया गया। अब बात करते हैं इस इमेज की विजुअल साइड की। अब निंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक बहुत फेमस पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में भारत माता को एक असेटिक फिगर यानी एक सन्यासिनी की तरह दिखाया गया है। वो बिल्कुल काम, कंपोज्ड, डिवाइन और स्पिरिचुअल लग रही हैं। उन्हें लर्निंग, फूड, क्लोथिंग और प्रेयर बीड्स डिस्पेंस करते हुए दिखाया गया है। इस मदर फिगर के प्रति डिवोशन ही नेशनलिज्म का सबूत बन गया। वक्त के साथ भारत माता की ये इमेज बदलती गई और पॉपुलर प्रिंट्स में अलग अलग तरीके से दिखाई देने लगी। जहां टैगोर की इमेज काम और नर्चरिंग थी, वहीं बाद के प्रिंट्स में उन्हें पावर और अथॉरिटी के सिंबल की तरह दिखाया गया। उनके हाथ में त्रिशूल दिखाया गया और वो एक लायन और एलिफेंट के पास खड़ी नजर आईं। ये दोनों ही फॉर्म्स नेशनलिज्म इंस्पायर करने के लिए देश भर में सर्कुलेट हुए। सिर्फ इमेजेस ही नहीं, हमारा फोकलोर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट्स ने विलेजेस में घूम घूमकर फोक टेल्स और बार्ड्स द्वारा गाए गए गीत रिकॉर्ड करना शुरू किया। इसका लॉजिक सिंपल था। हमारे फोक टेल्स हमारी ट्रेडिशनल कल्चर की एक ट्रू पिक्चर दिखाते हैं, जो आउटसाइडर्स के आने से पहले थी। नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर करने और अपने पास्ट पर प्राइड महसूस करने के लिए ये रिवाइवल जरूरी था। इस फोकलोर रिवाइवल को लीड कौन कर रहा था? बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बैलेड्स, नर्सरी राइम्स और मिथ्स कलेक्ट किए। वहीं मद्रास यानी साउथ इंडिया में नटेसा शास्त्री ने द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया नाम से एक मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन पब्लिश किया। उनका मानना था कि फोकलोर नेशनल लिटरेचर है और लोगों के असली थॉट्स का सबसे ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन है। अब आते हैं हमारे फ्लैग्स पर। स्वदेशी मूवमेंट यानी 1905 के दौरान बंगाल में एक फ्लैग डिजाइन किया गया, जिसके कलर्स थे रेड, ग्रीन और येलो। इस फ्लैग में 8 लोटसेस थे, जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। साथ ही एक क्रेसेंट मून था, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल था। इसके बाद 1921 तक गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया। इसके कलर्स रेड, ग्रीन और व्हाइट थे। इसके सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील यानी चरखा था। ये चरखा गांधी जी के सेल्फ हेल्प के आइडियल को रिप्रेजेंट करता था। इस फ्लैग को हाथ में लेकर चलना ब्रिटिशर्स के खिलाफ डिफायंस यानी विरोध का सिंबल बन गया। एक और बड़ा टूल था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ब्रिटिशर कहना था कि इंडियंस बैकवर्ड और प्रिमिटिव हैं और अपना शासन खुद नहीं चला सकते। इसके जवाब में इंडियन स्कॉलर्स ने पास्ट में जाकर अपनी ग्रेट अचीवमेंट्स ढूंढनी शुरू की। उन्होंने इंडिया के आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथ्स, लॉ और क्राफ्ट्स की ग्लोरी के बारे में लिखा, ताकि लोगों में प्राइड पैदा हो। हिस्ट्री को एक नैरेटिव की तरह दिखाया गया। पहले एक ग्लोरियस टाइम था यानी एंशिएंट पास्ट, फिर डिक्लाइन आया जब ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज किया। रीडर्स से ये कॉल टू एक्शन किया गया कि वो अपने पास्ट पर गर्व करें और अपनी मिजरेबल कंडीशंस को बदलने के लिए स्ट्रगल करें। लेकिन स्टूडेंट्स, इस यूनिफिकेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थीं। जब हम पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे थे और सिंबल्स यूज कर रहे थे, तो वो अक्सर हिंदू आइकनोग्राफी और हिस्ट्री से जुड़े होते थे। इस वजह से दूसरी कम्युनिटीज के लोगों को कभी-कभी लेफ्ट आउट या एलियनेटेड महसूस होने लगा। इन चैलेंजेस के बावजूद कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा एक शेयर्ड बॉन्ड बन गया, जिसने सबको साथ लाया। महात्मा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस ने इन सब ग्रीवेंसेस को ऑर्गेनाइज किया और बड़े मूवमेंट्स बनाए, ताकि नेशनल यूनिटी को फोर्ज किया जा सके। अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नेशन बन रहा था जिसमें मैनी वॉइसेस थीं। हर ग्रुप की अपनी एस्पिरेशंस थीं और उनके लिए फ्रीडम का मतलब अलग था। कांग्रेस ने हमेशा इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश की, ताकि कोई ग्रुप एलियनेट ना हो। इसी वजह से यूनिटी के हाई पॉइंट्स के बाद कभी-कभी डिसयूनिटी के फेजेस भी आए। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम और आनंद मठ। अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता की एस्थेटिक पेंटिंग। फोक रिवाइवल, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल और नटेसा शास्त्री मद्रास। फ्लैग्स, स्वदेशी फ्लैग 1905 और स्वराज फ्लैग 1921। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को डिटेल में समझा।
हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडियंस ने यूनिटी दिखाई और कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च जैसे मूवमेंट्स ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि फ्रीडम सिर्फ लीडर्स की वजह से नहीं, बल्कि कॉमन लोगों के सैक्रिफाइस से मिली। फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, विमेन, सब ने अपना रोल निभाया। साथ ही स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा कि नेशनलिज्म के कुछ लिमिट्स थे, जैसे कम्युनल टेंशन्स और माइनॉरिटी कंसर्न्स, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे, डेट्स और कीवर्ड्स याद रखोगे, तो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन सकता है। अब आपका काम है इस चैप्टर का क्विक रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस और नोट्स को ध्यान से रिवाइज करना। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग और पढ़ते रहिए दुर्गा सर क्लासेस के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।